तो इलेक्ट्रॉन मतलब क्या? दैट इज रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस ऑफ एटम। इतना। फोटॉन, फोटॉन इज द क्वांटा ऑफ एनर्जी, ऊर्जा का बंडल है। तो इलेक्ट्रॉन और फोटो इलेक्ट्रॉन है तो सब इलेक्ट्रॉन ही, पर रूप बदल गया है उनका। ठीक है, इलेक्ट्रॉन मतलब नाम है सिर्फ, और फोटो इलेक्ट्रॉन मतलब उसका रूप है। कैसे रूप? कि वो कौन से फोटो इलेक्ट्रॉन किसको कहेंगे अपन? जो धातु की सतह से उत्सर्जित होंगे, यानी कि फोटो इलेक्ट्रॉन मतलब उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन। किसी के प्रभाव में उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन को फोटो इलेक्ट्रॉन कहेंगे। है सब कुछ इलेक्ट्रॉन ही। सबसे पहला देखें आप, यहां पर इलेक्ट्रॉन की ही बात कर रहा हूं मैं। इलेक्ट्रॉन किसको कहेंगे अपन? कि परमाणु के नाभिक के आसपास चक्कर लगाने वाले ऋण आवेशित कण को क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉन कहते हैं। जिसकी खोज किसने की? जे थॉमसन ने। जिस इलेक्ट्रॉन के बारे में अपन थोड़ी सी अगर जानकारी रखें तो यहां देखें आप, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू -1.6 10 पावर माइनस में 19 कूलाम। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 9.1 10 पावर माइनस में 31 kg। अब ये सिर्फ सिलेबस पूरा करना नहीं है, ये A to Z सबको आना चाहिए, क्योंकि पेपर में सबके लिए एक जैसे ही प्रश्न रहता है, और साल भर पढ़ा है तो फिर एक जैसे नंबर भी आना चाहिए। इलेक्ट्रॉन पर इतना आवेश होता है जिसको इलेक्ट्रॉनिक आवेश भी कहते हैं। इलेक्ट्रॉन का विराम द्रव्यमान कहते हैं इसको, जो इस वैल्यू से इक्विवेलेंट होता है। दूसरा यहां पर स्पेसिफिक चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश, वो 1.76 10⁻11 कूलाम पर केजी। फिर से देखें इलेक्ट्रॉन क्या है? इलेक्ट्रॉन परमाणु के नाभिक के आसपास चक्कर लगाने वाले ऋण आवेशित कण को क्या कहते हैं? जिसकी खोज जे थॉमसन ने की थी, जिस पर इतना आवेश होता है, जिसे इलेक्ट्रॉनिक आवेश भी कहते हैं। इसका विराम द्रव्यमान 9.1 × 10⁻−31 किलोग्राम होता है, और इसका विशिष्ट आवेश, जिसे आप E/m से निकालते हैं, विशिष्ट आवेश 1.76 × 10⁻11 कूलाम प्रति किलोग्राम होता है। ये इलेक्ट्रॉन की बात हुई है। इलेक्ट्रॉन के एग्जिस्टेंस की अगर बात करें, स्थायित्व की, तो वो क्या रहेगा कि इलेक्ट्रॉन विकिरण रहित कक्षाओं में चक्कर लगाता रहता है। विकिरण रहित कक्षाएं किसको बोलेंगे? स्थायी कक्षा। तो स्थायी कक्षा कौन सी हो गई? जहां से ना तो ऊर्जा का स्थानांतरण होता हो, ना फिर एब्जॉर्प्शन होता हो, ना तो ऊर्जा का उत्सर्जन और ना ही ऊर्जा का अवशोषण होता है। उसको कौन सी कक्षा बोलेंगे? स्थायी कक्षा। परमाणु का संगठन भी अपने को पता होना चाहिए। अब देखना आप, ये है आपके पास परमाणु। परमाणु में आप जानते हैं ये वाली चीज हो गई है, ये हो गई इसका नाभिक। नाभिक पर कौन सा आवेश होता है? धन आवेश होता है, और अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन है वो इलेक्ट्रॉन इसकी कक्षा के आसपास चक्कर लगाते रहते हैं, इस तरीके से। अब यहां पर सबसे पहले परमाणु की खोज किसने की? डाल्टन ने। परमाणु की खोज डाल्टन ने की।
नाभिक की खोज, करेक्ट, रदरफोर्ड, रदरफोर्ड। ठीक है। अब यहां पर प्रश्न और है, परमाणु के रचक, परमाणु के रचक कण कौन से हैं? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ये कौन है? परमाणु के रचक। न्यूक्लियॉन किसको कहते हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को न्यूक्लियॉन कहा जाता है। यानी कि वे कण जो नाभिक के अंदर होते हैं उनको न्यूक्लियॉन कहते हैं। यानी कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को न्यूक्लियॉन्स कहते हैं। ठीक है। तो नाभिक का संगठन क्या है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों की आपस में संख्या। अगर तत्व की बात कर लें, यहां पर कोई भी एलिमेंट ले लिया मैंने, कोई भी तत्व ले लिया, मान ले जाए यहां पर क्लोरीन है, 17 दूने 35। ठीक है ना। अब ये जो 35 है इसका संगठन देखिए आप, 17 प्लस 18। अब ये जो संगठन है ये प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्या है। तो इसमें कौन प्रोटॉन और कौन न्यूट्रॉन होंगे, ऐसा परमाणु के संगठन ने बताया कि किसी भी एक तत्व में जितने इलेक्ट्रॉन या फिर जितने धन आवेशित कण होते हैं उतने ही ऋण आवेशित कण भी होते हैं। तो यहां पर ये जो 17 परमाणु क्रमांक होते हैं ये इलेक्ट्रॉनों की संख्या को शो करते हैं, और यहां पर 17 ये प्रोटॉनों की संख्या को शो करते हैं। जो बचे हैं वो कौन हो गए? न्यूट्रॉनों की संख्या। यानी कि परमाणु में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने ही प्रोटॉन होते हैं, यानी कि जितने धन आवेश होंगे उतने ही क्या होंगे? ऋण आवेश होंगे। इसलिए परमाणु विद्युतीय रूप से क्या होगा? उदासीन रहेगा। यह इसका ऑब्जेक्टिव हो गया है। ठीक है। रिवीजन में अपन क्या करते हैं? रिवीजन का मतलब ये हो क्या, उनको विजुअलाइज करना है, एनालाइज करना है अपने को, कि भैया अपनों ने जो पढ़ा है ना उसमें से एग्जाम में आने लायक कौन सा है, और लिखने का भी प्रैक्टिस अपने को होना चाहिए। तो यहां पर किसी भी तत्व के परमाणु संगठन की अगर बात करें अपन, तो उसका जो परमाणु क्रमांक होगा उसको इलेक्ट्रॉनों की संख्या कहेंगे अपन, और जो परमाणु भार होगा वो परमाणु भार प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्या होगा। तो किसी भी परमाणु में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने ही प्रोटॉन होते हैं, यानी कि जितने धन आवेश होंगे उतने ही ऋण आवेश होंगे, जिसकी वजह से परमाणु विद्युतीय रूप से क्या हो जाएगा? उदासीन हो जाएगा। इन शॉर्ट परमाणु की बात करें, परमाणु क्या है 2 नंबर में अगर आ गया तो आप क्या क्या लिखोगे? परमाणु किसको कहते हैं अपन? कि प्रकृति में सबसे सूक्ष्मतम कण को या फिर पदार्थ की सबसे सूक्ष्मतम इकाई को क्या कहते हैं अपन? परमाणु, जिसकी खोज जॉन डाल्टन ने की थी। परमाणु जो होता है उस परमाणु का आकार जो होगा -10 मीटर के लगभग होता है, और नाभिक का जो होता है वो 10 की घात -15 मीटर यानी कि 1 फर्मी के बराबर होता है। ठीक है ना। परमाणु के अंदर 10 की घात -15 मीटर त्रिज्या का एक नाभिक होता है जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं। परमाणु के अंदर उपस्थित नाभिक पर धन आवेश होता है, और इलेक्ट्रॉन जो होता है इस नाभिक के आसपास चक्कर लगाता रहता है। करेक्ट हो गया ना। परमाणु के रचक कण कौन से हैं? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। मूलभूत कण किसको बोला जाता है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ठीक है। यहीं से घुमा फिरा कर वो ऑब्जेक्टिव देता है और कहीं नया नहीं लेकर आता है। ये चीज भैया अपनों ने बात करी इलेक्ट्रॉन और परमाणु की। अब थोड़ा सा आगे, अब दूसरी बात कर रहे हैं अपन काय की? फोटोन की। फोटोन क्या है? फोटोन ऊर्जा का एक अंश होता है। क्या है फोटोन? ऊर्जा का अंश, ऊर्जा का बंडल, ऊर्जा का एक पैकेट, जिसकी ऊर्जा E बराबर h न्यू वाले फार्मूले से दी जाती है, जहां पर ये जो आपके पास h है
इसको प्लांक नियतांक बोला जाता है। प्लांक नियतांक, इस प्लांक नियतांक का वैल्यू h बराबर, बताओ जरा नंदनी, आप बताओ प्लांक नियतांक का मान बोल के बताओ। बोलो, हाँ यही, जूल इंटू सेकंड। कोई भी वर्ड, एक वर्ड तक इधर उधर नहीं होगा, सब कुछ फिक्स है। तो प्लांक नियतांक का आंकिक मान जो आपके सामने लिखा हुआ है h ये होता है। और यहां पर इस न्यू की बात करें तो ये प्रकाश की आवृत्ति होती है। प्रकाश की आवृत्ति क्या है? फोटोन ऊर्जा का एक अंश होता है, क्वांटा होता है, जिसकी ऊर्जा इस सूत्र से दी जाती है। जहां पर कौन क्या शो कर रहा है आपको दिख रहा है यहां पर, यह है प्लांक नियतांक और यह है प्रकाश की आवृत्ति। इस प्रकाश की आवृत्ति का एक फार्मूला और अपन यूज करते हैं, c/λ, आगे करेंगे इसको, ठीक है ना। ये चीज हो गई है। अब जो फोटोन होता है उसके कुछ गुण भी होते हैं, वो आपने लिखे होंगे, ठीक है। पहला गुण बोलिए जरा, बोलो फोटोन गुण में क्या क्या लिखेंगे। इसके जो तीन तीन गुण कम से कम अपने को पता होना चाहिए। पहला वाला कि फोटोन का विराम द्रव्यमान शून्य होता है। दूसरा कि फोटोन जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो उसकी कौन सी प्रॉपर्टी बदलती है और कौन सी अपरिवर्तित रहती है। तो अपरिवर्तित परिवर्तित रहती है कौन? आवृत्ति, ठीक है। तीसरा क्या? ठीक है ना, विद्युतीय रूप से उदासीन होता है। फिर से देखो दिव्या, फोटोन का विराम द्रव्यमान शून्य। फोटोन जब विभिन्न माध्यमों से बदलता है तब इसकी चाल और तरंगदैर्घ्य बदल जाती है, परंतु आवृत्ति वैसी की वैसी रहती है। नंबर 3, विद्युतीय रूप से उदासीन होता है। एक और गुण ये भी लिख सकते हैं कि इसकी ऊर्जा इस सूत्र से दी जा सकती है, ठीक है। और फोटोन दो प्रकृति रखता है, द्वैती प्रकृति होती है फोटोन। अब इन सबको ओवरऑल जो है 3 सिलेक्टेड गुण निकाल लो जो अपने को याद रह सके और अपना फायदा भी हो। नंबर 1, फोटोन जो होगा उसका विराम द्रव्यमान शून्य होता है। नंबर 2, फोटोन द्वैती प्रकृति रखता है। नंबर 3, फोटोन जब विभिन्न माध्यमों में जाता है या फिर माध्यम बदलता है तब उसकी आवृत्ति अपरिवर्तित रहती है, बाकी सब बदल जाता है, ठीक है ना। ये 3 प्रॉपर्टी अपने को अच्छे से याद होना चाहिए। बाकी 2-3 और जो आपने की है वो याद रखें तो अच्छी बात, करेक्ट है ना। ये फोटोन की बात हुई है। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं। 7वीं यूनिट में आपके पास वर्क फंक्शन मतलब कार्यफलन। अब कोई बताएगा कार्यफलन क्या है? कोई एक बताओ है, बोलो प्रीति। इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन के लिए आवश्यक ऊर्जा की मात्रा को कार्यफलन, ठीक है ना। कार्यफलन किसे कहते हैं? किसी धातु सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन के लिए आवश्यक ऊर्जा की मात्रा को क्या कहेंगे अपन? ठीक है। जैसे मान लीजिए एक उदाहरण की बात करें कि हमारे पास टंगस्टन है। टंगस्टन की जगह आप ये लोहा ले लो, ठीक है। टंगस्टन आपको पसंद नहीं आ रहा है, लोहा ले लो। अब लोहे की सतह से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए मान लिया जाए कि 2-3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा की आवश्यकता है, तो ये 23 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इस लोहे के लिए क्या हो गया? कार्यफलन। अगर 23 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा आपके पास नहीं है तो आप धातु की सतह से ऊर्जा उत्सर्जित नहीं कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित नहीं कर सकते हैं, ठीक है। इसको फाई से शो करते हैं,
कार्यफलन को, और इसे ईवी में मेजर किया जाता है, जहां पर एक ईवी बराबर आप जानते हैं 1.6 माइनस में 19 जूल, करेक्ट है ना। जहां पर 1 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी है 13 जूल, 1 बिलियन भी है -10 जूल। एक ईवी को परिभाषित कीजिए, 2 नंबर में अगर आता है तो आप ये कन्वर्शन भी लिखेंगे, ठीक है, नहीं तो अधूरा माना जाएगा ये वाला जी। प्रश्न क्या है 2 नंबर का, एक ईवी को परिभाषित कीजिए, एक ईवी को डिफाइन कीजिए। तो एक ईवी क्या है, 1 वोल्ट के विभवांतर में इलेक्ट्रॉन को त्वरित होने के लिए आवश्यक ऊर्जा की मात्रा को इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहते हैं। ईवी में शो करते हैं, जहां पर कन्वर्शन ये लिखा हुआ है। दूसरा क्वेश्चन आपके पास कार्यफलन। कार्यफलन क्या होगा कि किसी धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आवश्यक ऊर्जा की मात्रा को कार्यफलन कहते हैं। कार्यफलन जो है फाई से शो किया जाएगा और ईवी में इसको मेजर करेंगे। ये जो कार्यफलन होता है प्रत्येक धातु के लिए अलग अलग होता है, और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह कि कार्यफलन का मान जितना कम होगा इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन उतना इजी हो जाएगा। समझ रहे हैं क्या? इसके लिए उदाहरण देखो, एक आपके पास ये धातु है, दूसरी आपके पास कोई और धातु है, इसका कार्यफलन 19 ईवी है मान लिया जाए, और इसका जो कार्यफलन है मान लिया जाए और इसका 21 ईवी है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये ए टाइप की, ये बी टाइप की। कौन सी धातु से जल्दी इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होंगे? 19। यानी कि जिसका कार्यफलन जितना कम होगा उतना ही इजी तरीके से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन होगा, ठीक है ना। ये हुई कार्यफलन की बात। अब थोड़ा आगे इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन देखिए, आप नाम से समझ में आता है अपने को। इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन किसको कहेंगे? किसी धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन निकालने की प्रक्रिया को क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन बोला जाएगा। अब इलेक्ट्रॉन, धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन निकालने के 4 तरीके पढ़े थे अपनों ने, ठीक है। एक आपके पास तापायनिक उत्सर्जन, बोलो प्रीति। पहला तापायनिक उत्सर्जन, यानी कि क्या हो गया? इसकी परिभाषा बोलो, आप बोलो प्रीति, परिभाषा बोलो। धातु को गर्म करने पर उससे इलेक्ट्रॉन निकलना शुरू हो जाते हैं, इस प्रक्रिया को तापायनिक, ठीक है। यानी कि ऊष्मा की उपस्थिति में धातु सतह से इलेक्ट्रॉन निकालना तापायनिक, थर्मोनिक इमिशन हो जाएगा। थर्मोनिक इमिशन में भी अलग अलग धातु के लिए अलग अलग तापमान होता है, समझ रहे क्या? जैसे एल्यूमिनियम मान लीजिए जल्दी पिघल जाता है, तो वहीं पर लोहा जो है बाद में पिघलता है, तो अलग अलग तापमान रहेगा यहाँ पर। दूसरा जो आपके पास है, बोलो राधा। प्रकाश उत्सर्जन, प्रकाश विद्युत उत्सर्जन में क्या है? प्रकाश की उपस्थिति में धातु सतह से इलेक्ट्रॉन निकालने की प्रक्रिया क्या कहलाता है? यानी कि जब भी किसी प्रकाश संवेदी धातु पर प्रकाश आपतित किया जाता है तो उसकी सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन शुरू हो जाता है, उसको क्या कहते हैं? उत्सर्जन कहते हैं। अब यहां पर
दूसरा जो है आपके पास कौन सा, क्षेत्रीय या क्षेत्रक उत्सर्जन। अरे हाँ, क्षेत्रीय, क्षेत्रीय की जगह क्षेत्रक कर लो उसको, क्षेत्रक उत्सर्जन इस नाम से आता है इसकी, क्षेत्रक उत्सर्जन। क्षेत्रक उत्सर्जन में क्या होगा कि, बोलो, प्रबल विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन की प्रक्रिया को क्षेत्रक उत्सर्जन कहा जाए। यानी कि ये कह सकते हैं आप क्षेत्रक उत्सर्जन को कि विद्युत क्षेत्र या चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति में धातु सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन को कहते हैं क्षेत्रक उत्सर्जन। विद्युत क्षेत्र या चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति में धातु सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन को क्षेत्रक उत्सर्जन बोला जाएगा। धातु सतह के दोनों तरफ विद्युत क्षेत्र या फिर चुंबकीय क्षेत्र लगा दो। अगला देखें क्या है, द्वितीयक उत्सर्जन। इसमें क्या करेंगे कि किसी भी धातु की सतह पर, बोलो मोनिका, उसको कहते हैं, ठीक है ना। धातु की सतह पर जब भी उच्च ऊर्जा वाले इलेक्ट्रॉन या भारी कणों की बौछार की जाती है, बम्बार्डिंग की जाती है, तो क्या होगा कि वो जो भारी तत्व हैं या फिर उच्च ऊर्जा वाले जो पार्टिकल कण हैं वो अपनी गतिज ऊर्जा किसको दे देंगे, धातु की सतह वाले इलेक्ट्रॉन को, जिसकी वजह से वहां से बाहर निकलकर वो आ जाएंगे, जिसको कहेंगे आप द्वितीयक उत्सर्जन। देयर आर 4 टाइप ऑफ इलेक्ट्रॉन इमिशन, थर्मोनिक, फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन, फील्ड इमिशन और सेकेंडरी इमिशन। अब थोड़ा आगे, जैसे कि त्रैमासिक परीक्षा और अर्धवार्षिक हो गई ना, तो इनमें आपने कैसे नंबर लाए मुझे नहीं पता, पर अब प्री बोर्ड में ना अब प्रभाव दिखना चाहिए कि नंबर आया, और अगर नहीं आए तो प्रिपेयर ही नहीं है, यूं समझो आप, ठीक है। मोनिका कितने आना चाहिए, 70 में से 71, फिर अब देखें प्रकाश विद्युत प्रभाव। प्रकाश विद्युत प्रभाव की क्या परिभाषा है, जो आपने प्रकाश विद्युत उत्सर्जन की परिभाषा लिखी ना, वो की वो परिभाषा यहां पर लिख सकते हैं आप। फिर से सुने, प्रकाश विद्युत की परिभाषा में क्या लिख सकते हैं, प्रकाश विद्युत उत्सर्जन वाला, ठीक है ना। तो क्या परिभाषा है कि जब भी किसी धातु सतह पर उच्च, क्या लिखा आपने, उच्च, हाँ, उचित आवृत्ति का प्रकाश आपतित किया जाता है तो धातु सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन शुरू हो जाता है। यही प्रकाश विद्युत प्रभाव है। तो सोलर प्लेट इसी पर काम करती है क्या, जो सोलर पैनल आजकल चल रहे हैं ना, सोलर प्लेट इसी सिद्धांत पे काम करती है क्या, ठीक है ना। तो होगा क्या कि जैसे मान लीजिए ये 2 प्लेटें हैं, यहां पर एक सर्किट लगा दिया है आपने, सर्किट में ये एक लट्टू है, ये बटन है और ये बल्ब, ठीक है ना। अब आप क्या करोगे कि सूर्य से आने वाली प्रकाश किरणें आपतित करवा रहे हो इस पर, इस तरीके से, तो इस धातु की सतह में पॉजिटिव और नेगेटिव अलग अलग हो जाएंगे,
इनके बॉन्ड ब्रेक हो जाएंगे, जिसकी वजह से प्रोटॉन इधर चलना शुरू हो जाएगा तो इलेक्ट्रॉन उधर की साइड हो जाएंगे। और यहां पर गैल्वेनोमीटर लगा दो आप, धारा मापी, जो धारा को मापता नहीं है। यहां पर आपको यह मालूम पड़ेगा कि करंट बहने लगा है, ठीक है। तो एक इंडिकेटर है एक प्रकार का, यह सूचक जिसे बोले। तो जब भी किसी धातु सतह पर उचित आवृत्ति का प्रकाश आपतित किया जाता है तो धातु सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन शुरू हो जाता है। इसको क्या कहेंगे? यहाँ पर दूसरी परिभाषा कि प्रकाश के प्रभाव में धातु सतह से इलेक्ट्रॉन निकालने की प्रक्रिया है प्रकाश विद्युत प्रभाव। प्रकाश विद्युत प्रभाव की खोज जो है वो किसने करी भैया? हर्ट्ज। कहीं कहीं पर आपको आइंस्टीन का नाम भी मिलेगा, परंतु आप प्रकाश विद्युत प्रभाव की खोज में हर्ट्ज का नाम ही लिखेंगे। पहले इसी ने बताया था, फिर उसके बाद ये बात जरूर है कि आइंस्टीन ने इस पर बहुत काम किया, पर पहले तो हर्ट्ज ने ही बताया था इसको। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है वो है इसके नियम। नियम में आपको 3 नियम अच्छे से आना चाहिए। पहला नियम देखें आप, जो सिंपल है कि विकिरण के आपतित होते ही इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन शुरू हो जाता है। मतलब जैसे ही विकिरण आएगी और वैसे ही इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन शुरू हो जाएगा, यानी कि देयर इज नो टाइम डिलेशन बिटवीन इंसिडेंट एंड इमिशन। आपतन और उत्सर्जन क्रिया के बीच में कोई टाइम पश्यता नहीं रहेगी, ठीक है ना। ये वाला चीज हो गया है। नंबर दूसरा कि उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की संख्या किस पर निर्भर करेगी? आपतित विकिरण की तीव्रता पर। इससे यह सिद्ध होता है कि तीव्रता जितनी ज्यादा होगी उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की संख्या उतनी ही ज्यादा होगी, यानी कि उतने ही अधिक इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होंगे, ठीक है ना। अब यहां पर तीसरा देखें आप, उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों का जो वेग, वेग यानी कि गतिज ऊर्जा, उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों का वेग काय पर निर्भर करेगा? आवृत्ति पर, ठीक है। आवृत्ति जितनी ज्यादा होगी उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन यानी कि फोटो इलेक्ट्रॉन का वेग उतना ही ज्यादा होगा, गतिज ऊर्जा उतनी ही ज्यादा होगी। ये 3 अपने को एकदम इंपॉर्टेंट तरीके से याद होना चाहिए। फिर से सुने, प्रकाश विद्युत प्रभाव के 3 नियम जो हैं, नियम तो और भी हैं पर कम से कम 3 याद होना चाहिए ना। 4 नंबर में ये आएगा नहीं, तो आएगा तो देख लेंगे फिर वहीं पे अपन, ठीक है ना। बाकी 3 में आएगा, 3 में आएगा ही नहीं, इसमें से 2 में आएगा, 2 नंबर का। पर फिर भी 3 अपने को याद होना चाहिए क्योंकि इनमें से ऑब्जेक्टिव भी हैं। एकदम इंपॉर्टेंट टॉपिक बात कर रहे हैं अपन, प्रकाश विद्युत प्रभाव। ओवरऑल पूरा देख लें आप। प्रकाश विद्युत प्रभाव यानी कि प्रकाश के प्रभाव में धातु सतह से इलेक्ट्रॉन निकालने की प्रक्रिया क्या हो गई है? प्रकाश विद्युत प्रभाव, जिसकी खोज वैज्ञानिक हर्ट्ज ने की थी। और इस प्रकाश विद्युत प्रभाव की क्रिया में प्रकाश ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण होता है। इसके नियम कौन कौन से हैं? पहला नियम देखें कि जैसे विकिरण आपतित होगा ठीक उसी समय जो है इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन शुरू हो जाएगा। नंबर 2 क्या हो गया कि उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की संख्या आपतित फोटॉनों की संख्या पर, तीव्रता पर। उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की संख्या आपतित विकिरण की तीव्रता पर, विकिरण को तीव्रता कह सकते हैं। नंबर तीसरा क्या है कि उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों का वेग या फिर गतिज ऊर्जा आपतित विकिरण की आवृत्ति पर निर्भर करती है, यानी कि जितनी ज्यादा आवृत्ति रहेगी गति उतनी ज्यादा होगी, और जितनी ज्यादा तीव्रता रहेगी उतने अधिक इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होंगे, ठीक है। दैट वाज द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट।
पूरा याद रहना चाहिए बगैर किसी के याद करवाए। अब थोड़ा आगे, हाँ बोलो। हमारे ये अरे कोई बात नहीं, हमारे ये ठीक है। बताइए ये क्या है ऐसा ही तो है। ये क्या है इसका तीर का किधर जा रहा है? इधर जा रहा है तो जाने दो नहीं। यहाँ तो परिपथ देखो, आपका कंफ्यूज होना भी जरूरी है, और मैं जो कह रहा हूँ जो आपने बनाया वो भी गलत नहीं है। यहाँ पर कोई परिपथ नहीं लगा रहे ना अपन, ठीक है, कोई परिपथ नहीं लगा रहे हैं अपन, इसलिए इधर लगा दो या इधर लगा दो, केवल दर्शाना है इसको। और अगर परिपथ होता तो फिर क्या डायरेक्शन एकदम करेक्ट होना जरूरी थी फिर, ठीक है। थोड़ा आगे बढ़ रहे हैं अपन। नहीं तो क्या कर लेती वर्षा, क्या है ये? सैचुरेटेड करंट, संतृप्त धारा। अगला बात कर रहे हैं अपन। की बात क्या है? संतृप्त धारा मतलब अब देखें संतृप्त, अभी प्रकाश विद्युत प्रभाव पढ़ा ना आप लोगों ने, तो प्रकाश विद्युत प्रभाव में जिधर प्रोटॉन जाएंगे वो एनोड हो जाएगा, और जिधर इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे उधर वो कैथोड हो जाएगा, ठीक है ना, इतना अपन जानते हैं। तो प्रकाश विद्युत प्रभाव की घटना जब अपन पढ़ रहे हैं तो उस कंडीशन में क्या है कि एनोड का मान अगर बढ़ाते हैं तो फोटो करंट का मान बढ़ता है, यानी कि प्रकाश विद्युत धारा का मान बढ़ता है, और कम करते हैं तो कम होता है। फिर से देखें, प्रकाश विद्युत प्रभाव में जब एनोड विभव का मान बढ़ाते हैं, यानी कि धनात्मक विभव का मान बढ़ाते हैं, तो फोटो करंट का मान बढ़ता है, यानी कि प्रकाश विद्युत धारा का मान बढ़ता है। तो एनोड विभव को और बढ़ाओ, प्रकाश विद्युत धारा और बढ़ेगी, और बढ़ाओ, पर एक सिचुएशन ऐसी आ जाएगी कि जब उस धारा का बढ़ना बंद हो जाएगा, अब सैचुरेटेड हो जाएगा, अधिकतम नहीं, मतलब निश्चित हो जाएगा। जैसे कि मान ले जाए धारा अपन मान ले कि 5 एम्पियर हो गई है, तो फिर आप कुछ भी कर लो 5 से आगे नहीं जा रही है, वो अधिकतम हो गई है वो। तो उस समय परिपथ में जो धारा प्रवाहित रहेगी, यानी कि वो 5 एम्पियर जो है वही क्या है, संतृप्त धारा है, करेक्ट है ना। अब देखें थोड़ा सा यहां पर एक ग्राफ की हेल्प से समझे इसको अपन, जो आपने बनाया वो। अरे यार तुम दोनों कितने बोलते हो? तो पास में नहीं बैठे मतलब क्या? यहां देखें आप, संतृप्त धारा, संतृप्त धारा का मतलब ये हो गया कि प्रकाश विद्युत प्रभाव में जब एनोड विभव को बढ़ाया जाता है तो प्रकाश विद्युत धारा का मान बढ़ने लगता है। इसके मान को और अधिक बढ़ाने पर प्रकाश विद्युत धारा का मान भी बढ़ता जाता है, परंतु एक स्थिति ऐसी आती है जब प्रकाश विद्युत धारा का मान सैचुरेटेड हो जाता है, यानी कि कांस्टेंट हो जाता है, नियत हो जाता है,
उस नियत करंट को ही क्या बोला जाता है? संतृप्त धारा, सैचुरेटेड करंट बोला जाता है। फिर से देखें, प्रकाश विद्युत प्रभाव में एनोड विभव को या धनात्मक विभव को बढ़ाने पर प्रकाश विद्युत धारा का मान बढ़ने लगता है, परंतु एक स्थिति ऐसी आती है जब प्रकाश विद्युत धारा का मान एक कांस्टेंट हो जाता है, नियत हो जाता है। उस कंडीशन में जो धारा प्रवाहित होगी उसी को आप क्या बोलोगे? संतृप्त धारा, सैचुरेटेड करंट हो जाएगा। ठीक है ना? अब बात करते हैं अपन किसकी? अगला है विभव। ये अच्छा इंपॉर्टेंट है। हाँ है? पर ये जितने भी आपने ये टॉपिक डाले ना उन सबका आईएनटी लिख दो, मतलब कौन कौन से आईएनटी उनका आईएनटी। ये तो पूरा पार्ट ही है। कैसे आईएमपी लगाएगी? ला बता, तेरी कॉपी का क्या लिखा तुमने? हाँ ऐसे लिखा होगा मैंने भी। सर ये ठीक है, सब कुछ गया था सर। सही है। ये मेरी नहीं है। ये तो बंद हो गया। ये तो बंद हो गया। नहीं हुआ। ये चल रहा। तो वो उसकी बैटरी वो ना। मजाक कर रही क्या? नहीं। फिर आई एम सीरियस। सीरियस होना ही चाहिए। बढ़िया चल रहा ना प्रोग्राम। ये सब दिमाग में घुसते भी जाना चाहिए। अभी टेस्ट है होना ही चाहिए, मतलब अब साल भर पढ़ा है तो यार फिर क्या मतलब, दिन भर चले 2.5 कोर्स। सही है कि नहीं? चलेगा चलेगा। यार एक चैप्टर के टेस्ट में 10 दिन पहले बता देंगे तो अब फिर अब कुछ नहीं बोल रहा हूँ। ठीक है, हाँ मेरे पास शब्द कम पड़ गए हैं। ब्रेक। फिर Don't worry, she's funny. डॉक्टर के पास है ना, मतलब कहने की हिम्मत नहीं होती है, Don't worry. इसलिए शी इज नो मोर कह देते हैं। Sorry, she's no more. Don't worry, she's no more. पर गई तो यार ये तुम्हें क्या मैं don't worry, she's funny. और मैं भी कहती don't worry, she's no more. मैं कहती तो पता कहती आंटी की चिंता करे मेरे नाम पे बना चिंता के जो तेरे नाम पे कहती don't worry, she's no more. इधर पढ़ते रहते हैं सब अलग। अरे कोई बात नहीं, नहीं है तो दोनों को एक ही में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। सुने आप, यहाँ पे जो प्रकाश विद्युत प्रभाव की बात करी ना अपनों ने, प्रकाश विद्युत प्रभाव में अगर एनोड विभव को बढ़ाओगे तो प्रकाश विद्युत धारा का मान बढ़ने लगेगा, परंतु एक स्थिति ऐसी आती है जब प्रकाश विद्युत धारा का मान नियत हो जाता है। उस समय परिपथ में प्रवाहित धारा को संतृप्त धारा कहते हैं।
अब वहीं पर प्रकाश विद्युत प्रभाव में कैथोड विभव को अगर बढ़ाया जाता है या फिर ऋणात्मक विभव को बढ़ाया जाता है, घटाया जाता है, प्रकाश उसमें ऋणात्मक विभव को क्या किया जाता है, तो प्रकाश विद्युत धारा का मान कम होने लगता है, और अगर कम किया जाता है तो और कम हो जाता है। तो एक सिचुएशन ऐसी आती है जब विभव का मान क्या हो जाता है, तो उस स्थिति में जो विभव रहेगा वो क्या हो जाता है, और कट ऑफ पोटेंशियल जो है, कट ऑफ पोटेंशियल यानी कि निरोधी विभव की स्थिति में प्रकाश विद्युत धारा का मान क्या होता है, ये इसका ऑब्जेक्टिव है। निरोधी विभव की स्थिति में क्या होगा, प्रकाश विद्युत धारा का मान, और संतृप्त धारा की स्थिति में प्रकाश विद्युत धारा का मान अधिकतम हो जाएगा। ठीक है, फिर से देखिए, प्रकाश विद्युत प्रभाव है अपने पास। प्रकाश विद्युत प्रभाव में एक होता है धनात्मक विभव, एक होता है ऋणात्मक विभव। अगर आप ऋणात्मक विभव को बढ़ाओगे तो प्रकाश विद्युत धारा का मान कम हो जाएगा, और अगर धनात्मक विभव को बढ़ाओगे तो प्रकाश विद्युत धारा का मान बढ़ जाएगा। तो धनात्मक विभव बढ़ाने पर एक स्थिति ऐसी आती है कि प्रकाश विद्युत धारा का मान क्या हो जाता है, मैक्सिमम। अब ये नहीं बढ़ेगी, उस स्थिति में परिपथ में जो धारा प्रवाहित रहेगी वो क्या हो जाएगी, संतृप्त धारा। और अगर ऋणात्मक विभव को आप बढ़ाते हो तो एक स्थिति ऐसी आती है कि प्रकाश विद्युत धारा का मान क्या हो जाएगा, उस स्थिति में जो विभव रहेगा उसको निरोधी विभव कहेंगे, अपन कट ऑफ पोटेंशियल कहेंगे।